नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर है। अब तक मिली 150 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी। जी हां, आयकर विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी है। राज्य में अलग अलग जगहों में छापेमारी की गई थी। छापेमारी की कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है। नोटबंदी के समय भारी रकम जमा करने के सबूत मिले हैं। शराबबंदी और माइनिंग से भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है, सबूत मिले हैं। हवाले के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा, लेन देन के मिले पुख्ता सबूत, नेताओं के लिए पैसों के लेन देन के भी सबूत मिले हैं। कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों का लेन देन हुआ है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के नाम से बैंक खाते खोले गए हैं। बड़ी मात्रा में बैंक खातों में बड़ी बड़ी राशियां एकत्रित की गई हैं, जोड़ी गई हैं और अभी तो लॉकर्स खुले नहीं हैं। कई बैंक अकाउंट्स देखे नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, 150 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है सरकार में भी, क्योंकि जिस तरीके से बहुत ही कम वक्त है और नोटबंदी के वक्त भी बड़ी राशि एकत्रित की गई थी और इसके चलते अभी शराब और माइनिंग के पैसे भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत आश्चर्यचकित बात है, किसान 4-4-5 दिन लाइन में लगा रहता है। 1000 करोड़ की मांग की जाती है कि भाई धान खरीदी हो जाए, केंद्र से पैसा मिल जाए। हमारा ना जाने कितना पैसा केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है। यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला, ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन की जांच है। अभी तो आप बता रहे हैं कि लॉकर खुले भी नहीं है। रेनू, एक बात बता दो, दोनों अलग अलग बात है। धान खरीदी को राजकोष से पैसा आता है, हाँ। वो अलग बात है। ये जो बात आ रही है, ये आ रही है शराब के पैसे से और साथ ही माइनिंग यानी खनिज से जो पैसा हुआ उसी का किस तरह से बंदरबाट हुआ या कुछ लोगों ने वहां से जो गलत तरीके से पैसा कमाए और वो किस तरह से लोक सेवकों को, लोक सेवक का मतलब होता है जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, उन्हीं की ओर इंगित किया जा रहा है। और ये बात बार बार कही गई थी कि यहाँ पे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब नोटबंदी हुई, उस वक्त की किस तरह से पैसे का जमा किया गया था, भारी मात्रा में पैसे का जमा किया गया। साथ ही माइनिंग के और शराब के खेल में किस तरह से पैसा कमाया गया और कुछ अधिकारियों ने अपने स्टाफ के नाम पर, कुछ लोगों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर किस तरह से पैसा बैंक अकाउंट खोले और करोड़ों रुपया का लेन देन हुआ। इन सारी बातों को लेकर हवाला के जरिए किस तरह से पैसा भेजा गया या फिर बिजनेसमैन के जरिए पैसा का लेन देन हुआ गलत तरीके से, उसी की 150 करोड़ का 27 तारीख तक हुआ था। अब ये मात्रा और भी बढ़ सकती है, ये खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रही है। साथ ही ये कह रही है कि अभी भी बहुत सारे बैंक के लॉकर खुले नहीं है और भी जगह पे जो अलमारी या बाकी चीजें सील किए गए हैं वो नहीं खुला है। साथ ही जमीन का बहुत बड़ा धंधा यहाँ पे गोरख धंधा चल रहा था लैंड पूल के नाम पे। आपको ये बता दो रीनू, कुछ अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने नया रायपुर को बसाने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे और वही अधिकारियों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बार बार लगता था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रही है कि लैंड पूल यानी कि जमीन का एक साथ पूल बनाकर इसकी हेराफेरी करके खूब पैसा कमाई गई है और साथ ही कुछ फर्जी कंपनियां बनाकर कलकत्ता के रूट पर ये पैसा कमाने की बात भी सामने आई है। यानी कि जिस तरह की कलकत्ता में पूंजी यानी कि चिटफंड के जरिए किया गया था, उसी तरह का फर्जी कंपनियां बनाकर यहाँ पे टारगेट खूब पैसे का हस्तांतर किया गया। साथ ही हवाला का बड़ा ट्रांजैक्शन का भी वहां पे जानकारी मिली है। जो बैंक अकाउंट है उसमें भारी मात्रा में नगद का लेन देन का भी पता चला है, करोड़ों रुपया का। और इन सारी बातों को भी छोड़ दे, और भी चीजें हैं जैसे बेनामी गाड़ियों का यहीं पे खरीदा गया, हवाला का ट्रांसफर हुआ, जो हवाला रॉकेट था यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब इस बात पे आएगी, इसी में घुसेगी और वो भी इस चीज की जांच करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले से कह रही थी कि अनिल टूटिया के खिलाफ उनके पास सबूत है, डॉक्यूमेंट है और अब ये जो बातें आ रही है बाकी अधिकारियों की, उनके ऊपर भी लैंड डील में साथ ही हवाला का कार्रवाई,
हवाला के जरिए करोड़ों रुपया का लेन देन का, साथ ही जिस तरह से फर्जी कंपनी कलकत्ता में फर्जी कंपनियां बनाकर जी। कलकत्ता की किसी कंपनी को पैसा ट्रांसफर की बात आई है, इन सारी बातों का सबूत मिलने की बात इनकम तो टैक्स प्रकाश कह जी, रही जो है। सारे सबूत मिल रहे हैं, ये जो फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं सरकारी पैसा है, आम जनता का पैसा दुरुपयोग किया गया, गोलमोल करके कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से शराब लॉबी में पिछले दिनों कुछ जिलों में शराब की कमी या हेराफेरी करके जो शराब बेचा गया था, वो पैसा जमा नहीं होने का बात उठी थी और उसका एफआईआर हुआ था। महासमुंद की बात आई थी, लगातार न्यूज 18 इस तरह की खबरें दिखाए थे, और इस तरह की बातें जो आई थी, वो पैसा कौन खाया था, वो जो बातें उठ रही थी, और यहाँ पे एकाधिकार दिया गया था शराब की एक ब्रांड को बेचने का, बाकी लोगों को नहीं बेचने का। सीएजी ने भी, महालेखागार ने भी यही पूछा था, आप किसी शराब को किस आधार पर फॉरेन लिकर मानते हैं, विदेशी शराब मानते हैं, वो आज तक नहीं बता पाए, भले ही वो अधिकारी बदल गए। दूसरी बात, एक बात और भी सामने आई थी, जो अधिकारी बीएसएनएल से डेपुटेशन में आया था, उसका डेपुटेशन 31 जनवरी को खत्म हो गया था, यानी कि 1 महीना पहले उसका डेपुटेशन खत्म हो गया। और भारत सरकार का नियम कहता है, अगर डेपुटेशन खत्म हो गया और एक्सटेंशन नहीं मिला तो आप स्वमेव ये माना जाएगा रिलीफ हो गए सर्विस से, यानी कि अभी वो भारत सरकार के एम्प्लॉई है। ऐसे परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को आबकारी विभाग का किस तरह से ओएसडी बनाया गया था, अरुण पति त्रिपाठी को, यही सवाल लोग उठा रहे हैं। और साथ ही जो हवाला कारोबारी पर छापामारी की गई थी, कल जो रेड हुआ था, उससे भी भारी मात्रा में डॉक्यूमेंट मिले हैं। एक अधिकारी के वहां से लैपटॉप में वो दस्तावेज मिले हैं जो हमारी सूत्र कह रहा है, जो इसमें बता रहा है किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ था, रोज कितने पैसे किसको दिया जाता था, रोज का, महीने का, और सारे लिस्ट जो था, किस किस को कितना हिस्सा मिला, वो दस्तावेज मिलने की, वो डॉक्यूमेंट मिलने की, इस बात पर भी प्रेस रिलीज में वो कह रहे हैं कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिले, यानी कि हार्ड डिस्क मिले हैं। हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, न्यूज 18 के पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से लैपटॉप पे ये हार्ड डिस्क मिला था, पेन ड्राइव मिला था, और साथ ही ऐसे कई दस्तावेज मिले थे जिसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पुष्टि कर रही है और कह रही है हाँ मिला है, जिससे जनसेवकों को करोड़ों रुपया प्रति माह मिलने की बात जानकारी मिली है, सबूत मिला है, ये बात कह रही है। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रकाश जी। तो सुना आपने यहाँ पर करोड़ों के जो संपत्ति उसके पुख्ता सबूत मिले हैं, लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। अभी तो कई लॉकर्स खंगाले नहीं गए हैं, कई बैंक अकाउंट्स चेक नहीं किए गए हैं, लेकिन बड़ी राशि का हेरफेर किया गया है। नेताओं के लिए पैसे के लेन देन के भी सबूत मिल रहे हैं। कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों का लेन देन किया गया है और कई कर्मचारियों के नाम से बैंक खाते खोले गए हैं, कई बैंक खाते पाए गए हैं और अब तक 150 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी निकलकर सामने आई है। और इसी बीच एक अहम खबर दुर्ग से, सौम्या चौरसिया की मां के घर पहुंची आईटी की टीम। जी हां, सूर्या रेसिडेंसी के 104 नंबर अपार्टमेंट में निवास है। 4 अधिकारी छापेमार कार्रवाई करने पहुंचे हैं, पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, सौम्या चौरसिया के घर में कागजात खंगाले गए हैं, हर कमरे की तलाशी ली गई है, जितने भी दस्तावेज थे वो भी जब्त किए गए हैं, जितने भी बैंक अकाउंट्स थे, लॉकर्स थे, सब कुछ जब्त कर लिया गया है। दूसरी तरफ सौम्या चौरसिया की मां के घर भी आईटी की टीम पहुंच गई है। सूर्या रेसिडेंसी के 104 नंबर अपार्टमेंट में निवास है। 4 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद सामने आई है। तो आईटी की लगातार छापेमार कार्रवाई अभी भी चल रही है। सौम्या चौरसिया के पहले घर पे छापेमारी कार्रवाई की गई थी और अभी उनकी मां के घर भी अधिकारी पहुंचे हैं और इस जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, पूछताछ की जा रही है। सूर्या रेसिडेंसी के 104 नंबर अपार्टमेंट में निवास है और यहीं पर आईटी की टीम पहुंची हुई है। पूछताछ करने के लिए 4 अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तीन चार बैग। क्या पूछताछ हुआ अभी?
ये वही जानकारी, मतलब आप कब से काम कर रहे हो, क्या है मतलब कितना अब उस दिन कहाँ गए थे, कहाँ छोड़े मैडम को, ऐसा सब जानकारी। तो कहाँ बताया, कहाँ छोड़े रहे हो मैडम? रातों में छोड़ दिया था उनको पचपड़ी नाका में, उसके बाद से तो सुना आपने, यहाँ पर पूछताछ करने के लिए टीम पहुंची हुई है। हो सकता है कि जांच कार्रवाई भी शुरू करे, कुछ दस्तावेज भी खंगाले जाएं, क्योंकि जिस तरीके से सौम्या के घर में काफी वक्त तक आईटी की टीम छापेमार कार्रवाई करती रही, कागजात खंगालती रही, तो आईटी को ये आशंका है कि हो सकता है उनकी मां के घर से भी कई ऐसे अहम सुराग मिल सकते हैं, अहम सबूत मिल सकते हैं, जो कि बेनामी संपत्ति से जुड़े हो सकते हैं। कुछ संपत्ति जो कि फर्जी तरीके से जमा की गई हो राशि, वो भी बरामद हो सकती है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है आयकर की टीम की छापेमारी के दौरान। और एक बार फिर से ये अहम अपडेट, जहां पर अब सौम्या की मां के घर आयकर की टीम पहुंची है जांच कार्रवाई करने के लिए। 4 अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो आयकर की टीम को आशंका है कि सौम्या की मां के घर से भी कई अहम सबूत मिल सकते हैं। अवैध संपत्ति के फर्जी तरीके से जो कैश इकट्ठा किया गया है, और जैसा कि नाम सामने आ रहा है कि जिस वक्त नोटबंदी हुई थी, हवाला का पैसा है और शराब कारोबारी हैं उनसे है, माइनिंग का पैसा, ऐसे अवैध जो कमाई की गई है उसका खुलासा, उसके कुछ सबूत हैं जो कि सौम्या चौरसिया की मां के घर से भी मिल सकते हैं। और इसके चलते मां के घर में भी पहुंचे हुए अधिकारी जांच करने के लिए। पूरी टीम पहुंची है सौम्या चौरसिया के घर में, अभी भी कार्रवाई चल रही है। और दूसरी तरफ टीम सौम्या चौरसिया की मां के घर भी पहुंच चुकी है। तो 4 अधिकारी हैं जो पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। बड़ी खबर दुर्ग से। प्रदेश में आयकर छापों पर सदन में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदन में शून्यकाल के दौरान प्रदेश में आयकर छापे का मामला गूंजा। विपक्ष ने आरोप और सरकारी गतिविधियों पर चर्चा की मांग रखी। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने इस मामले को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयकर के छापों को रोकने की कोशिश कर रही है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि सारे मंत्रियों ने छापे रोकने की कोशिश की, इन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसके बाद सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एक्शन पर रिएक्शन करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। ये एक सामान्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है और अधिकारियों के घर में यदि उनको कुछ इनपुट मिलता है तो जाते हैं और जो भी जब्ती होती है उस आधार पे उनको टैक्स लिया जाता है। इस आईटी के छापे से पूरी दुनिया बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगा। सीआरपीएफ के जवान बंदूक लिए घूम रहे हैं तो सीआरपीएफ के जवान कब लाठी लेके घूमते थे। सरकार अस्थिर होने वाली है और इसके पहले भी जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो आईटी का छापा पड़ा है, छत्तीसगढ़ को छोड़ के अन्य प्रदेशों में छापा पड़ा है। और यदि 4 अधिकारी इधर से उधर हो गए तो सरकार गिर जाएगी, ये बात हमको समझ में नहीं आई। पूरी सरकार का राज्यपाल के पास जाना, मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, ये कहीं न कहीं दाल में काला है, इस बात को साबित करता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी का ये कथन कि इस छापे के माध्यम से केंद्र की सरकार प्रदेश सरकार को अस्थिर करना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री का बयान कि ये छापे दुर्भावनापूर्ण है। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान ये मनोबल को गिराने वाले छापे हैं। माननीय सदस्य इस तरह के बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने करवाए हुए कार्रवाई भाई उनकी नोटिस में रही हो। इस तरह की एक तरह से गैर जिम्मेदारापूर्ण व्यवहार रहा। ये संसदीय ज्ञान में कभी भी अच्छी बात नहीं मानी जाती और इस तरह की कार्रवाइयों को से बचना चाहिए माननीय सदस्यों। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर, रायपुर के चाणक्य लॉ एकेडमी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव पहुंचे और इस प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए किस तरह तैयारियां की जाती हैं और कठिन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इन सब पर मोटिवेट किया गया। तो स्टूडेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है कि हाउ टू क्रैक एग्जामिनेशन, और इस बीच में बहुत सारे उनको हर्डल्स आते हैं। तो हमने एक मोटिवेटिव प्रोग्राम रखा था जिसमें हमने फिल्म एक्टर, साहित्यकार, रंगमंच के बहुत मंजे कलाकार श्री गोविंद नामदेव जी को आमंत्रित किया था, जिनका ठीक है एक अपना व्यक्तित्व है फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो एक मोटिवेशन के रूप में उन्होंने बताया कि संघर्ष क्या होता है, किस तरह का जीवन होता है, और आप लोग कभी निराश मत होइए, हमेशा अपने ठीक है पथ पे चलिए, अपने पाथ को पकड़ के चलिए। इंजीनियर साहब, हाँ, जिनका ये इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक आपसे कुछ इंस्पिरेशनल हम सुनना चाहेंगे, हमारे बच्चे सुनना चाहेंगे, ताकि वो इंस्पायर हों और अब मेहनत करने का जज्बा उनके अंदर क्रिएट हो जो आपने किया है, और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या क्या परेशानियां, दुविधाएं होती हैं उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको बल मिलेगा, वो एक अच्छे करियर को अच्छी तरह से करियर को अचीव कर पाएंगे। और भोपाल से बड़ी खबर, बीयू के स्पोर्ट्स कोच पर छात्रा ने आरोप लगाए हैं, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स की छात्रा ने कोच के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीयू के स्पोर्ट्स कोच पर छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि इन्होंने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। सहयोगी रंजना जुड़ गई। रंजना, पूरा मामला बताएं। जी नहीं, बिल्कुल। जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ से एक मामला सामने आया है जहाँ पर स्पोर्ट्स कोच पर एक छात्रा ने आरोप लगाया है, जिसमें ये कहा गया था कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने को लेकर जो कोच हैं उन्होंने छात्रा पर फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाया था, और इसी बात को लेकर जो मैसेजेस कोच ने किए थे, उन मैसेजेस को छात्रा ने जो डायरेक्टर है उनको भेजा था, लेकिन डायरेक्टर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और मामला बीयू प्रबंधन तक पहुंचा। ऐसे में अब जांच कमेटी बना दी गई है और जांच कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल से पहले ही जो बीयू प्रबंधन है, उन्होंने जो विभाग के डायरेक्टर हैं अखिलेश शर्मा, उनको विभाग से हटा दिया है और दूसरे विभाग में भेज दिया है, और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला सच है या फिर कोई और बात इसमें निकलकर सामने आती है। रीनू जी बिल्कुल, शुक्रिया रंजना जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और साथ ही कड़ी कार्रवाई के बाद भी बोली जा रही है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा होता है और कारण क्या हो सकते हैं जो छात्रा ने आरोप लगाए हैं। पूरा मामला जांच का विषय में है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।